चलो, तो हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था? सभी तरीके के फर्टिलाइजेशंस वगैरह पढ़ लिए थे। और कल की क्लास में क्या पढ़ा था हमने? मोनोकॉट डाइकॉट के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा इस चैप्टर का रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट टॉपिक है, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। अब एपोमिक्सिस क्या होता है? जैसे कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा कि सीड कैसे बन रही थी। आपको याद है सीड कैसे बन रही थी? सीड कैसे बन रही थी? तेज बोलो जिसको भी पता है। पता है? ओव्यूल से बन रही थी। सीड ओव्यूल से बन रही थी, पर कैसे बन रही थी? जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट पॉलन ग्रेन और हमारी एग सेल का फ्यूजन हो जाता तब बन जा रही थी, है ना? तो सीड फॉर्मेशन कैसे हो रहा था? मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद, सिनगैमी के बाद क्या हो रहा था? हमारा जाइगोट बन रहा था, देन हमारा जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन रहा था, और इसको नरिश करने के लिए ट्रिपल फ्यूजन वाला एंडोस्पर्म प्रेजेंट था। तो आज हमको पढ़ना है ये एपोमिक्सिस कंडीशन क्या है। चलिए हेडिंग डालिए एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एपोमिक्सिस। अब अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा सीड फर्टिलाइजेशन के बाद बन रही है ना? सीड जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, किसका किसका, कौन दो चीजें मिलती हैं? क्या है वो? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। गैमेट है पॉलन ग्रेन और एग सेल। जब इन दोनों फ्यूज हो रहे हैं तो हमारी सीड बन रही है आगे चल के। अब ऐसी कंडीशन जिसमें सीड तो बन रही है पर फर्टिलाइजेशन के बिना, ठीक है? अभी हमने नॉर्मल कंडीशन क्या पढ़ी? फर्टिलाइजेशन के बाद ही हमारा सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन के बाद ही सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। पर ऐसी कंडीशन जिसमें सीड बन रही है पर फर्टिलाइजेशन के बिना, इसको क्या कहते हैं हम? एपोमिक्सिस। तो लिखिए दिस एपो मीन्स without, mixes means mixing। तो मेल और फीमेल गैमेट के मिक्सिंग के बिना ही फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इज सीड फॉर्मेशन without fertilization, without fertilization। ठीक है? तो हमारा सीड बनेगा पर फर्टिलाइजेशन के बिना। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस। मतलब मेल एंड फीमेल एंड मेल गैमेट का नो फ्यूजन, बिना फ्यूजन के, बिना इनके मिले, बिना इनके मिक्सिंग के क्या बन जा रहा है? सीड बन जा रही है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो हम इसको कह सकते हैं सीड फॉर्मेशन एसेक्सुअली, है ना? ये पूरा ही टॉपिक नीट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये क्या कंडीशन हो गई? सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, साथ में बोलो। तो एपोमिक्सिस कंडीशन क्या है? जब सीड तो बन रही है पर के बिना। ठीक है, तो अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। क्या होता था? जो हमारे गैमेट रहते थे, मियोसिस के बाद गैमेट बनते थे, मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होते थे, मियोसिस से फिर उसके बाद हैप्लॉइड गैमेट्स मिलते थे, फिर उसके बाद वापस हमारी डिप्लॉइड कंडीशन वापस आती थी। पर यहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा, तो सबसे पहले क्या नहीं होगा? नो मियोसिस, नो मियोसिस, नो फर्टिलाइजेशन, अब बताइए, मेल और फीमेल गैमेट मिल नहीं रहे हैं। अच्छा बताइए,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है मेन? देखो मेल फीमेल गैमेट नहीं मिलते, उसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, इसमें जेनेटिक मिक्सिंग होती है, जेनेटिक मिक्सिंग, पर इधर नहीं होती। तो इससे होता क्या है कि जो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग जो रहते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल में, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? एक एसेक्सुअल वाला ऑफस्प्रिंग है और एक सेक्सुअल वाला ऑफस्प्रिंग है, इनमें डिफरेंस क्या रहेगा? क्या डिफरेंस रहता है भाई? ए सेक्सुअल वाला जो है उसमें क्या होता हैगा, हमारा आइडेंटिकल पेरेंट मिलता है कि नहीं? ए सेक्सुअल वाले में सॉरी आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग मिलता है। क्यों आइडेंटिकल मिलता है बताओ? क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है सेक्सुअल में, तो जैसा पेरेंट वैसा बेबी, है ना? और सेक्सुअल वाले में दो इन्वॉल्व है, दोनों की मिक्सिंग होगी, दोनों के जेनेटिक मेकअप मिक्स होंगे और जो ऑफस्प्रिंग बनेगा क्या वो आइडेंटिकल बनेगा? तो क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ ऑफस्प्रिंग कैसा मिलेगा? आइडेंटिकल। तो ये पॉइंट लिखिए, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। तो अभी तक हमारा एपोमिक्सिस क्या है समझ में आया? वो वर्ड, ये टर्म एपोमिक्सिस बता रहे हैं कि ये क्या होता है। एपो मीन्स विदाउट, मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग, बिना मिले। किसके मिले? मेल फीमेल गैमेट के मिले बिना, फर्टिलाइजेशन के बिना ही हमारी सीड बन गई। सीड क्या? एक तरीके से न्यू बेबी, है ना? इसी से तो नया पेड़ उगेगा। तो इसके बिना अगर हमारी सीड बन रही है तो इस कंडीशन को कहते हैं एपोमिक्सिस। इसमें ना तो मियोसिस हो रहा है ना तो फ्यूजन हो रहा है, और जो हमें ऑफस्प्रिंग मिल रहा है वो आइडेंटिकल है, सेम टू सेम है। किसका? पेरेंट का। लिख लिया है तक? चलिए, अब एम्ब्रियो जो बन रहा है, हमने कह दिया फर्टिलाइजेशन के बिना, पर एम्ब्रियो बन रहा है वो कैसे बन रहा है? तो देखिए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है एपोमिक्सिस में। देखिए एम्ब्रियो फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो रहा, तो फिर एम्ब्रियो बनेगा कैसे? नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, मेल फीमेल गैमेट मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, है ना, उसके बाद एम्ब्रियो बना। पर यहाँ कैसे बनेगा? यहाँ पर बनेगा या तो एग सेल से या फिर ओव्यूल के अदर सेल से। अदर सेल्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की और सेल्स कौन सी थी शिवांश, तुम बताओ, तुमने सारी क्लास अटेंड करी है? नहीं, मैं एक स्ट्रक्चर बताया था ओव्यूल का मैंने, क्या क्या प्रेजेंट था उसमें। चलो चलाजल एंड तुमने बोला, क्या क्या हमने उसमें और पढ़ा था? एनसीईआरटी खोलो, ओव्यूल का अगर डायग्राम दिए ठीक है, नहीं दिए तो मेरे नोट्स में से देख के बताओ जल्दी से। ये तो हमारी मैच्योर एम्ब्रियो सैक की वो सेल्स हुई। इसके बाहर क्या था? मैं बोल रही हूँ ओव्यूल में क्या क्या था। ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो सैक था, और क्या क्या था? देख के बताओ, देख के बताओ। चला है तुम्हें पता है तो बताओ, देख के बताओ। हाँ हाँ सही बोला तुमने, क्या बोला अभी? न्यूसेलस हो गया, इंटीग्यूमेंट्स हो गया। अब समझना मैं किसकी बात कर रही हूँ। कहाँ ये डायग्राम, कहाँ से देखा? एनसीईआरटी में है। उसके नीचे हेडिंग क्या दी है, क्या है डायग्राम, किस चीज का डायग्राम है वो लिखा है? ये क्या है? एनाट्रोपस ओव्यूल, है ना? तो एनाट्रोपस ओव्यूल हमने पढ़ाया था, अलग अलग पोजीशंस रहती हैंगी। तो एक ओव्यूल का डायग्राम आप देख रहे हो, उसमें क्या क्या है? सबसे अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक। उसके बाहर क्या है? न्यूसेलस, न्यूक्लियस नहीं है वो, न्यूसेलस सेल है। उसके बाहर क्या है? इंटीग्यूमेंट्स, है ना, आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स। जहां इंटीग्यूमेंट्स नीचे की तरफ नहीं है वो है हमारा माइक्रोपायरल एंड, और जहां पर ओपनिंग नहीं है अपोजिट साइड क्या है? चलाजल एंड। अब देखिए एपोमिक्सिस की कंडीशन में जो एम्ब्रियो बन रहा है, नॉर्मली हमारा एम्ब्रियो कैसे बनता है अंजनी?
कैसे बनेगा एम्ब्रियो? ह्यूमन एम्ब्रियो भी कैसे बनता है? एक लेडी प्रेग्नेंट हुई, उसका एम्ब्रियो कहां से आया? कैसे बनता है एम्ब्रियो नॉर्मल कंडीशन में शिवांश? एम्ब्रियो कैसे बनेगा, किससे बनेगा? अरे जाइगोट से बनेगा। जाइगोट कैसे बनेगा? मेल फीमेल गैमेट के। मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ, पर तुम लोग सोचते हो मैं पता नहीं क्या पूछ रही हूँ, तो जो पूछ रही हूँ बस उतना बताओ। कैसे बनेगा एम्ब्रियो? और जाइगोट कैसे बनता है? फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो अब इस कंडीशन में जब हम पढ़ रहे हैं कि भाई यहाँ जो सीड बन रही है, जो न्यूबॉर्न बेबी बन रहा है, मैं आपको ह्यूमन से इसलिए रेफरेंस दे रही हूँ कि शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो वहां जो सीड है यहाँ पर, हाँ ठीक है, करेक्शन है। तो यहाँ जो सीड है, यहाँ पर जो सीड बन रही है, कैसे बन रही है? मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। पर एपोमिक्सिस में तो ये नहीं हो रहा ना। एपोमिक्सिस में क्या फर्टिलाइजेशन हो रहा है? तो यहाँ एम्ब्रियो फिर बन कैसे रहा है? दो चीजों से बनेगा। या तो जो एग सेल है जिससे नॉर्मली एम्ब्रियो बनता है, कब? जब पोलन ग्रेन आ जाती है, मेल गैमेट आ जाता है, सॉरी, पोलन ग्रेन का मेल गैमेट आ जाता है। पर यहाँ पर अगर एम्ब्रियो बन रहा है एपोमिक्सिस की कंडीशन में, तो एग सेल इन्वॉल्व रहेगा पर बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, अब वो कैसे होगा? एग सेल हमारी हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड है ना। हैप्लॉइड से एम्ब्रियो कैसे बनेगा? एम्ब्रियो तो तब बनेगा जब डिप्लॉइड कंडीशन आएगी। वो कैसे होगा वो मैं अभी समझाऊंगी आपको। पर यहाँ बन कैसे रहे समझ में आया? या तो एग सेल के साथ जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के, और दूसरी सेल्स ऑफ ओव्यूल लाइक न्यूसेलस, इंटीग्यूमेंट, इन सब की बात हो रही है। अब ये जो सेल्स थी, ये डिप्लॉइड थी कि डिप्लॉइड? ये डिप्लॉइड थी। ये सोमैटिक सेल्स हैं, ये कैसी रहती हैं? तो यहाँ तो डिप्लॉइड कंडीशन मेंटेन है, पर इस कंडीशन में जब ये हैप्लॉइड है, कैसे ये एम्ब्रियो बना रहा है, और फिर ये सेल्स कैसे एम्ब्रियो बना सकती हैं, ये अब अभी हम पढ़ेंगे। पर आपको समझ में है एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो बनेगा कैसे? शनाया, जो भी मैं रिपीट कर रही हूँ अगर वो समझ में नहीं है तो पूछ लेना। एपोमिक्सिस के बारे में आज हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। एपोमिक्सिस वो कंडीशन है जिसमें सीड बनेगी पर बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, एपो मीन्स विदाउट, मिक्सिस मीन मिक्सिंग। अब क्योंकि वो नहीं हो रहा फर्टिलाइजेशन, मतलब मियोसिस नहीं होगा। मियोसिस नहीं होगा तो फ्यूजन नहीं होगा, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, तो हमारा जो न्यू सीड बन रही है वो कैसी रहेगी? पेरेंट के आइडेंटिकल, पेरेंट के। ठीक है, इसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे हो रहा है मैंने बताया आप लोगों को। कैसे होगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन? केस बोलो, एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? देखो, मैंने वो समझाने के लिए बोला था, यहाँ मैं बता रही हूँ एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो कैसे बन रहा है। या तो एग सेल से बनेगा, एग सेल ही आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगी, पर एग सेल में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में फर्टिलाइजेशन होता है कि नहीं होता? नॉर्मल कंडीशन में होता है कि नहीं होता? होता है। नॉर्मल कंडीशन में एग सेल और मेल गैमेट मिल करके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। हमने पढ़ा ना एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन की कंडीशन देखने मिलती है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब किन दो का फर्टिलाइजेशन हो रहा है? एक्सेल एंड एक्सेल का किसके साथ हो रहा है फर्टिलाइजेशन? और पोलर न्यूक्लियाई का। ठीक है, दो मेल गैमेट थे तो दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए क्या कहा हमने इसको? डबल फर्टिलाइजेशन। दो मेल गैमेट आए, एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज किया, एक फर्टिलाइजेशन, दूसरा फ्यूज किया किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इसको कहा हमने डबल फर्टिलाइजेशन। ये हमको किन में देखने मिलता है? एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स प्लांट में देखने को मिलता है। ये इनका यूनिक फीचर है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? और एग सेल क्या बना रही थी हमारी फर्टिलाइजेशन के बाद? जाइगोट, सिनगैमी इसको कहते हैं, मेल फीमेल गैमेट का, एग सेल का और मेल गैमेट के मिलने को क्या कहते हैं? सिनगैमी। अब ये आगे चल के सीड बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, फिर एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा इनटू सीड। और हमारा दूसरा वाला क्या बना रहा था? पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट, एंडोस्पर्म क्या बना रहा था? ये कैसी कंडीशन होती है? ट्रिपल फ्यूजन की, 3N कंडीशन इसको कहते हैं। अब एंडोस्पर्म क्या काम करता है? अगर मैं पिछली क्लास का रोज रिवाइज करूंगी तो अच्छा कब पढ़ाऊंगी? एंडोस्पर्म क्या काम करता है?
एंडोस्पर्म क्या काम करता है? एंडोस्पर्म जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ना। एंडोस्पर्म जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो एंडोस्पर्म पहले डेवलप हुआ कि एम्ब्रियो? क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन अवेलेबल रहेगा तभी तो एम्ब्रियो ग्रो करेगा। रिवीजन नहीं कर रहे हो तुम लोग प्रीवियस क्लास का। अभी समझ में एम्ब्रियो कैसे बनेगा एपोमिक्सिस की कंडीशन में। चलिए अब लिखिए, अब ये एपोमिक्सिस इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? जब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से काम चल रहा था तो एपोमिक्सिस की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो लिखिए इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कंडीशन है एपोमिक्सिस की, इसमें जो न्यू सीड बनेगी वो पेरेंट के साथ कैसी रहेगी? आइडेंटिकल। तो मतलब अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें हमको जैसा पेरेंट प्लांट था वैसे ही न्यू प्लांट चाहिए तो एपोमिक्सिस हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं आ रहा। अब एक ऐसा पेड़ है जिसमें फसल ज्यादा उग रही है, जिसमें ग्रेन ज्यादा उग रहे हैं, जो भी चीज उसमें उगती है, फ्रूट उगता है या ग्रेन उगता है, जो भी रहता है वो ज्यादा उग रही है, और वो अनफेवरेबल कंडीशन को भी टॉलरेट कर ले रहा है। सूखा पड़ रहा है तो भी जिंदा है, ज्यादा बारिश हो जा रही है तो भी जिंदा है, और डिजीज रेजिस्टेंट है, इजिली उस पेड़ में डिजीज नहीं लगती। अगर मेरे पास कोई ऐसा पेड़ है तो क्या मैं नहीं चाहूंगी कि इसके आने वाले जो इससे पेड़ बने वो भी ऐसा ही बने? मैं चाहूंगी ना, ऐसा पेड़ तो मेरे लिए बेटर रहेगा। इसके लिए मुझे इसके डेथ डाई होने के चांसेस कम है, ये हमको ज्यादा अनाज दे रहा है, तो एपोमिक्सिस यहाँ फायदेमंद रहेगा। जब कोई ऐसा पेरेंट है जिसमें डिजायरेबल ट्रेट है और मुझे वही ट्रेट्स वापस चाहिए हमको न्यू प्लांट में जो उससे प्लांट उगेगा, तो एपोमिक्सिस बेटर रहेगा कि नहीं? क्योंकि अगर मैं उसका फ्यूजन सेक्सुअली किसी और प्लांट के साथ करा दूं तो हमारे को मिक्स ट्रेट मिलेंगे, हमको फादर और मदर दोनों का मिक्स ट्रेट मिलेगा नए प्लांट में, जो कि मुझे चाहिए नहीं। मुझे तो बिल्कुल वैसा पेड़ चाहिए जो पहले पेरेंट में था। तो इस कंडीशन में एपोमिक्सिस फायदेमंद रहेगी कि नहीं, बेनिफिशियल रहेगी कि नहीं? तो लिखिए मेंटेन डिजायरेबल ट्रेट, मेंटेन desirable traits, maintain desirable traits in crop। क्रॉप में जो हमें ट्रेड्स चाहिए अगर हमको वही चाहिए रहते हैं तो इस कंडीशन में एपोमिक्सिस हमको हेल्प करेगी। और ये हेल्पफुल रहती है, यूजफुल इन एग्रीकल्चर, useful in agriculture to maintain hybrid seed stability। मतलब हाइब्रिड सीड्स क्या होती हैं? हाइब्रिड एनिमल्स क्या होते हैं? हाइब्रिड करते क्यों हैं हम? जो भी पता हो तेज बोलना, क्योंकि मुझे यहाँ तक सुनाई नहीं दे रहा। हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों करते हैं शनाया? हाइब्रिडाइजेशन क्यों करा जाता है? तुम लोग भी बता सकते हो अपने दिमाग से। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? हाइब्रिड मतलब कि ऐसी चीज हमको जो हमको डिजायरेबल ट्रेट है वो मिले किसी चीज में, है ना। अब हम जो आजकल किसान रहते हैं हाइब्रिड सीड क्यों लेते हैं जाकर? हाइब्रिड सीड जाके मार्केट से क्यों लेते हैं? क्योंकि हाइब्रिड सीड उनको ये सारी क्वालिटीज देती हैं जो पेड़ को मरने से बचाती हैं, जैसे डिजीज रेजिस्टेंट, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन रेजिस्टेंट, जैसे हायर यील्ड। जो भी रिक्वायरमेंट है, एक किसान को क्या चाहिए रहेगा, यार मेरी फसल ज्यादा हो गई, मेरी फसल को कोई खराब नहीं कर पाए, बारिश बाढ़ पानी धूप से ये खराब नहीं हो, तो वो सारी कंडीशन जो एक फार्मर को चाहिए वो जाके क्या खरीदता है उसके लिए? हाइब्रिड सीड की ये वाली सीड जो है हमें चाहिए, उसी के हाइब्रिड। हाँ ठीक है। तो सारे ट्रेड जो हमको चाहिए हैंगे वो अगर हमें किसी सीड में मिल रहे हैं तो हम नॉर्मल सीड क्यों लेंगे? ऐसी सीड जो यार ज्यादा पानी पड़ जाए तो मर जाएगी, ऐसी सीड जिसमें कीड़े आसानी से लग जाएंगे। तो फार्मर क्या प्रेफर कर रहे हैं आज के टाइम में? हाइब्रिड सीड। तो हाइब्रिड सीड को मैंने आपको बताया था एक प्लांट उगने के बाद जो अगली सीड आती है
उसके अंदर चेंजेस रहते हैं, वो सेम टू सेम नहीं रहती है। तो हाइब्रिड सीड की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, मतलब जो पहले वो ट्रेड दे रही थी वही सेम नेक्स्ट जनरेशन में मिले, वही उसके बाद वाली जनरेशन मिले, इसको मेंटेन रखने में भी एपोमिक्सिस हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, तो मिक्सिंग ही नहीं होती। समझ में आया? तो दो इंपॉर्टेंस हाइब्रिड एपोमिक्सिस के क्या है? सबसे पहले हाइब्रिड सीड की स्टेबिलिटी मेंटेन रखना, दूसरा डिजायरेबल ट्रेड जो हमको चाहिए वो मेंटेन रहे, इसके लिए एपोमिक्सिस क्या है? इंपॉर्टेंट है। समझ में आया यहाँ तक एपोमिक्सिस? अब टाइप्स बताऊंगी, उसकी कंडीशंस बताऊंगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार रिवाइज करो इसको जल्दी से, जल्दी से, और एकदम क्लियर होना चाहिए। कुछ भी डाउट हो तो अभी पूछ लेना। एपोमिक्सिस वाला आप पेज खोलिए एनसीईआरटी में और बताइए उसमें क्या क्या एग्जांपल्स दिए हैं। लास्ट लास्ट पेज खोलो इस चैप्टर का, मिला? इसमें तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। लो तो एनसीईआरटी तो कोई एग्जाम। चलिए यहाँ पर आपको दिया एग्जाम्पल, देखिए सेकेंडरी लाइन पे दिया है एस्ट्रेशिया, ठीक है? उसको लिखिए एस्ट्रेशिया एंड ग्रासेस। ये कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनके अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है, कौन सा? एपोमिक्सिस। इस मैकेनिज्म में क्या होता है? सीड बनती है बिना, सीड बनती है बिना इनको 4 एग्जाम्पल है, इनको लिख लीजिए। तो इन्होंने यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा है एपोमिक्सिस इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब वो एक तरीके की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, पर दिखाती क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि हमने बताया ना कहाँ कहाँ से एम्ब्रियो बन सकता है, या तो एग से या ओव्यूल के किसी और पार्ट से आगे चल के एम्ब्रियो बन सकता है। एग्जाम्पल लिख लिया तो हम टाइप्स पढ़े अब आगे। ठीक है, यहां तक हुआ? समझ में आया एपोमिक्सिस? मैं पूछूंगी पूरा पढ़ाने के बाद। एपोमिक्सिस यहां तक समझ में आया? अब टाइप एनसीईआरटी में तो 4 लाइन दी है, कोई बच्चा इसको पढ़ेगा
पर ये 4 लाइन एक पेज के बराबर है। तो हम इसका टाइप पढ़ेंगे कि एपोमिक्सिस कौन कौन से टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, क्या होता है एपोमिक्सिस। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये टर्म किसने दी थी, लिखिए, कॉइन्ड बाय, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय Hans Carl Albert Winkler। ये एक साइंटिस्ट जिन्होंने ये टर्म दी एपोमिक्सिस। हैंस कार्ल एल्बर्ट विंकलर। हैं, कह रहे हो? ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछो, क्योंकि हम टाइप ये क्लियर नहीं हो तो टाइप भी समझ में नहीं आएगा। तो समझ में आया अंजलि, शिवांश, आप सबको समझ में आया? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एपोमिक्सिस का टाइप। अंजलि, एपोमिक्सिस होता क्या है? क्या विदाउट फर्टिलाइजेशन, सेंटेंस पूरा बोलो या हिंदी में बोलो, जो भी समझ में आए। हाँ, अभी समझ में? अब मैं पूछूंगी तुम्हारा नाम क्या है, तुम बोलो मेरा नाम, तो ये कोई जवाब हुआ? एपोमिक्सिस क्या है? सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। चलिए, टाइप्स लिखिए एपोमिक्सिस की, कौन कौन सी हो सकती है। पहली है रिकरेंट एपोमिक्सिस। recurrent apomixis। एंड सेकेंड है हमारी नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। देखिए, रिकरेंट वाली हमारी सबसे कॉमनली हमको देखने को मिलती है, तो दिस इज मोस्ट कॉमन। रिकरेंट एपोमिक्सिस इज मोस्ट कॉमन एंड नॉन रिकरेंट इज लेस कॉमन। तो नॉर्मली हमको क्या देखने मिलता है एपोमिक्सिस के टाइप में? रिकरेंट एपोमिक्सिस। ठीक है, समझ में आया? इसमें रिकरेंट एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो जो बन रहा है, सारी चीज किस चीज के बारे में बात हो रही? बनना तो सीड है, कैसे बन रही है इस पे डिपेंड करता है। सीड किससे बनेगी? आगे एम्ब्रियो से बनेगी, है ना? तो यहाँ एम्ब्रियो डेवलप होता है फ्रॉम डिप्लॉयड सेल। किससे डेवलप होता है? एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम डिप्लॉयड सेल, मतलब 2n वाली सेल से। नॉर्मली कैसे बनता है? नॉर्मली भी तो डिप्लॉयड से बनता है। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिल जाता है तो डिप्लॉयड कंडीशन आ जाती है ना? तो यहाँ पर एम्ब्रियो कैसे बन रहा है? डिप्लॉयड सेल से। पर हमको पता है यहाँ डिप्लॉयड होगा कैसे, क्योंकि मेल गैमेट तो नहीं आ रहा। तो यहाँ क्या होगा, लिखिए, यहाँ पर मियोसिस नहीं देखने को मिलेगा हमको, मियोसिस एब्सेंट। मतलब जो हमारे मेगास्पोर मदर सेल थी या माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, ये तो 2n रहती थी, फर्स्ट क्लास में चाहिए, ये 2n रहती थी। फिर इनमें मियोसिस हो जाता, रिडक्शन हो गई, ये हैप्लॉइड कंडीशन में होती थी। तो यहाँ मियोसिस ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यहाँ मियोसिस नहीं होगा। अब ये रिकरेंट को फिर से दो में डिवाइड किया गया है। रिकरेंट कंडीशन जो है, रिकरेंट एपोमिक्सिस को फिर से दो में डिवाइड किया गया है। पहला है डिप्लोस्पोरी एंड एपोस्पोरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिप्लोस्पोरी एंड एपोस्पोरी, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना है। अब समझिएगा, डिप्लोस्पोरी में जो एम्ब्रियो बनेगा
वो डेवलप हो रहा है, डेवलप फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल without meiosis, without meiosis। अब जिसने शुरू से क्लास अटेंड करी है, लेक्चर देखा है, उसको समझ में आएगा। मैंने बताया था कि जो गैमेट्स भी बन रहे हैं वो कैसे बनते हैं। पहले इनकी मदर सेल जो डिप्लॉयड कंडीशन में रहती है। शनाया तुम समझ पा रही हो जो मैं समझा रही हूँ, क्योंकि तुमने शिवांश ने पूरी क्लास अटेंड की थी। मैंने बताया था आपको, आपने भी की थी बहुत सारी क्लासेस। तो पहले डिप्लॉयड कंडीशन रहती है मदर सेल की, फिर मियोसिस होके वो हिप्लॉयड कंडीशन में गैमेट को लेते हैं, फिर दोनों गैमेट मिलते हैं, तब वापस डिप्लॉयड कंडीशन आ जाती है। पर यहाँ हमने बताया फ्यूजन नहीं हो रहा है ना। अब फ्यूजन नहीं हो रहा है तो डिप्लॉयड कंडीशन आ कैसे रही है? तो यहाँ वो मियोसिस ही नहीं हो रहा है जो मदर सेल से हेप्लॉइड गैमेट ला रहा था। समझ में आया? तो यहाँ क्या हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर क्यों? क्योंकि मेल गैमेट की बात नहीं हो रही, फीमेल गैमेट की बात हो रही है। तो मेगास्पोर मदर सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो बन रहा है। तो हमारी मेगास्पोर मदर सेल तो डिप्लॉयड कंडीशन में ऑलरेडी रहती है। समझ में आया? तो इस कंडीशन को कहते हैं डिप्लोस्पोरी। अब एपोस्पोरी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो है एम्ब्रियो नहीं बनता है, इसमें पहले बनता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या होता है? एम्ब्रियो और एम्ब्रियो सैक में डिफरेंस क्या है? एम्ब्रियो से सीड बनेगी, जिसमें एम्ब्रियो के अंदर तो बेबी सीड रहती है ना, और एम्ब्रियो सैक में क्या रहता है? 8 न्यूक्लियस 7 सेल स्टेज, वो है हमारा एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ क्या बन रहा है? एम्ब्रियो नहीं, पहले एम्ब्रियो सैक बन रहा है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक जो कि किससे बन रहा है? डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियो सैक, डेवलप्ड फ्रॉम, सुनिएगा, सोमैटिक न्यू सेलर सेल। न्यूसेलर सेल याद है कहाँ थी? है ना, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग में बहुत सारी सेल थी, सोमैटिक सेल, है ना। रिप्रोडक्टिव नहीं, सोमैटिक सेल थी। सोमैटिक सेल तो वैसे ही डिप्लॉयड रहती है। तो एपोस्पोरी के कंडीशन में न्यू सेलर सेल पहले बना रही है एम्ब्रियो सैक, फिर बना रही है एम्ब्रियो। किसी तरीके से एम्ब्रियो सैक में ये चली जाती है और फिर बना लेती है एम्ब्रियो। डिप्लोस्पोरी कंडीशन में एम्ब्रियो बन रहा है किससे? मेगास्पोर मदर सेल से। कैसे? मेगास्पोर मदर सेल जो पहले मियोसिस करके गैमेट बनाती है, फिर गैमेट का फ्यूजन होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। पर यहाँ डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो बन जा रहा है। बीच की 2 स्टेज मतलब मियोसिस और फ्यूजन जो एपोमिक्सिस में नहीं होता, वो दोनों चली गई। डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल से क्या बन रहा है? हमारा एम्ब्रियो। समझ में आया? थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा समझने वाला और याद करने वाला है। तो मेन ये हमारा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा एपोमिक्सिस के टाइप में। पहला डिप्लोस्पोरी एंड एपोस्पोरी। देखो, आपको याद है मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि गैमेट कैसे बनता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल मेल गैमेट बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल फीमेल गैमेट बनाएगा। सारे स्टेप हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। फिर हमको ये पता है कि ये मदर सेल डिप्लॉयड रहती है ना, ये डिप्लॉयड रहती है। फिर इनमें मियोसिस होता है, फिर हमको वो टेट्राएड मिल रहा था, मेगास्पोर टेट्राएड, माइक्रोस्पोर टेट्राएड, है ना। अब ये तो डिप्लॉयड कंडीशन में आ गया मियोसिस के बाद। फिर ये एन फ्यूज करके क्या बनाएगा? जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो। ये नॉर्मल कंडीशन है। पर यहाँ क्या हो रहा है? मेगास्पोर मदर सेल में जो मियोसिस हो रहा था ना, क्यों हो रहा था मियोसिस? क्यों हो रहा था मियोसिस? मियोसिस क्यों हो रहा था? उसका रिडक्शन करने के लिए ना, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए, है ना। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए वो हो ही नहीं रहा, मियोसिस हो ही नहीं रहा। सीधे मेगास्पोर मदर सेल जो ऑलरेडी 2n है, वो एम्ब्रियो बना रही है, जो कैसा होता है? 2n होता है। समझ में आया? ये कैसा रहता है? 2n। ये कैसा है? 2n। यहाँ पर न्यू सेलर सेल्स क्योंकि सोमैटिक है तो कैसी रहेगी? तो एम्ब्रियो जो बनेगा वो कैसा रहेगा? 2n। समझ में आया कि कैसे ये डिप्लॉयड कंडीशन बिना फर्टिलाइजेशन के आ रही है? क्योंकि हमने नॉर्मल कंडीशन में पढ़ा है कि डिप्लॉयड कंडीशन कैसे आती है? एक मेल गैमेट दूसरा फीमेल गैमेट जब मिलते हैं, एन मिलकर डिप्लॉयड कंडीशन ला रही है। पर यहाँ हैप्लॉयड कंडीशन आ ही नहीं रही है,
तो डिप्लॉयड कंडीशन वापस लाने की जरूरत ही नहीं है, वही डिप्लॉयड कंडीशन मेंटेन है। समझ में आया? अभी समझ में आया? जो पूछ रही थी शनाया, समझ में आया टॉपिक? यहाँ लिखिए नॉन रिकरेंट वाले में ये लेस कॉमन होता है, इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम ये बहुत ही लेस कॉमन रेयर केस में होता है कि हैप्लॉइड एग से एम्ब्रियो बन गया और जो पेड़ बनेगा वो अल्टीमेटली स्टेराइल रहेगा, मतलब वो सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और तीसरा टाइप है जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। चले फिर से, अब इसका जो थर्ड टाइप है वो है, लिखिए एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, इसको बोला करो ताकि ये हवा नहीं रहे। क्या है थर्ड हमारा? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब हमारे सोमैटिक टिश्यू, बॉडी में सोमैटिक टिश्यू कौन से थे जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व ही रहते हैं, तो जब एम्ब्रियो सोमैटिक टिश्यू से बन रहा है डायरेक्टली तो इसको कहेंगे हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो लिखिए एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम सोमैटिक टिश्यू, जैसे कि न्यूसेलस, जैसे कि इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है, तो जब सोमैटिक टिश्यू से हमारा एम्ब्रियो बन रहा है तब इसको कहेंगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, अपने हमने कहीं और भी बताया था कि न्यूसेलस से बन रहा है हमारा एम्ब्रियो। कैसे, कौन सी कंडीशन में बताया था? अभी एक टाइप में मैंने बताया था न्यूसेलस से बन रहा है, अभी मैंने टाइप्स में पढ़ाया था कि न्यूसेलस से एम्ब्रियो बन रहा है। देखो देखो आया, हाँ अरे अभी लिखा है टाइप्स में, देखो कि न्यूसेलस कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। तुम तो अलग ही बता रहे हो। अभी देखो न्यूसेलस एपोस्पोरी में बताया ना कि न्यूसेलस से बन रहा है, ये नहीं देखते बना, नॉन रिकरेंट में कहाँ दिख गया तुमको? चलिए, थर्ड टाइप जो हमारा है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जिसको कहते हैं स्पोरोफाइटिक। देखिए SPOROP क्या लिखा है इसमें, SPOROPHYTIC, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस भी कहते हैं इसको। इसमें क्या हो रहा है, थर्ड टाइप जो है एपोमिक्सिस का, इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि जो एम्ब्रियो बनेगा वो किससे बनेगा, सोमैटिक
टिश्यू से, किससे बनेगा? अब सोमैटिक टिश्यू कौन से होते हैं ओव्यूल के अंदर? या तो इंटीग्यूमेंट्स या तो न्यूसिलस। अब एपोस्पोरी, और यहाँ डिफरेंस क्या है आपको पता है? एपोस्पोरी में मैंने बताया था कि पहले न्यूसिलस आएगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, पर यहाँ डायरेक्टली क्या बन रहा है? एम्ब्रियो। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में एम्ब्रियो सैक नहीं बनेगा, सीधे क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। और ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमको देखने को मिलता है सिट्रस फ्रूट, तो खट्टे होते हैं, ऑरेंज, लेमन, इसमें देखने को मिलता है। सिट्रस के नीचे अंडरलाइन करिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मोर ऑफन एज इन मेनी सिट्रस खट्टे वाले जो फ्रूट्स होते हैं, एंड मैंगो वेराइटी, some of the new cellular cells around the embryo sac start dividing, proceed into embryo sac and develop into embryo. ठीक है? अब एडवेंटिव एम्ब्रियो के केस में जब ये सोमैटिक सेल एम्ब्रियो बनाती है, इस केस में हमको मिलती है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी के मतलब एक बहुत सारी सीड, है ना, बहुत सारी सीड हमको मिलेंगी, पॉली मल्टीपल सीड्स मिलेंगी, सॉरी बहुत सारे एम्ब्रियो मिलेंगे एक सीड के अंदर। इस कंडीशन को कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, जो आती है कहां से? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में से मिलती है। एक बार ये टॉपिक पूरा रिवाइज करा रही हूँ, उसके बाद पॉली एम्ब्रियोनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए फिर से पढ़ें। चलो सब इधर देखना, लिख लिया सबने? देखिए हमें एपोमिक्सिस का रिवीजन कर रहे हैं। एपोमिक्सिस क्या है? देखिए नॉर्मल कंडीशन में पेड़ जो रहता है, हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म जो हमारे चैप्टर है, इसमें क्या होता है? हम डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन देखते हैं। ये हमारे एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है। कहीं पे भी कोई सा भी टर्म नहीं समझ में आए, रोक लेना, क्योंकि मैं पूछूंगी तो फिर मुझे वो मत करना कि मुझे नहीं आया, ठीक है? डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन समझ में आया, ठीक है? अब क्या होता है? एपोमिक्सिस एक ऐसा स्पेशल यूनिक फिनोमिना है जो हमको मिलता है कुछ पेड़ों में, जैसे कि हमने बताया, जैसे आपके बुक में दिया है ग्रासेस एंड एस्ट्रेशिया में मिलता है, और फिर ये पाव एंड हेरिफरम भी इसके दो एग्जांपल है। तो ये फिनोमिना में क्या होता है? हमारा मेल फीमेल गैमेट मिलता नहीं है, तब भी एम्ब्रियो बनता है, तब भी सीड बनती है। ये है एपोमिक्सिस। ये एपोमिक्सिस टर्म लाए हैंगे हांस कार्ल एल्बर्ट विंकलर ने, ठीक है? इसके बाद इसमें मियोसिस नहीं होता। मियोसिस क्यों नहीं होता? क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन से ही तो क्या हो रहा था, हमारे जो मदर सेल्स थी वो रिड्यूस हो रही थी, गैमेट बना रही थी, गैमेट मिलते थे, फिर नया पेड़ बन रहा था। तो डिप्लॉइड कंडीशन एंड हैप्लॉइड कंडीशन, फिर फ्यूजन से वापस डिप्लॉइड कंडीशन आ गई। ये फ्लो चार्ट समझ में आया कि रिवाइज करूं? किसी को डाउट है इसमें? समझ में आ गया? चलिए, तो यहां पर क्या हो रहा है? अब इसके बाद देखिए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, अगर भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो फिर एम्ब्रियो कैसे बन रहा है? मेल फीमेल गैमेट नहीं आए तो फिर एम्ब्रियो बन कैसे रहा है? ये भी तो समझने की जरूरत है। कैसे बन रहा है? या तो एग सेल ही बनाएगी एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइज हुए। कैसे होगी? हमने आगे पढ़ लिया, अभी रिवाइज कराएंगे, ठीक है? तो पहली कंडीशन एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो कैसे बनेगा? एम्ब्रियो, सीड, जाइगोट, ये समझ में आता है, हाँ, है ना? क्योंकि फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, उसमें डिवीजन होगी, फिर हमारी सीड बन जाएगी, ठीक है? तो एम्ब्रियो यहाँ बन कैसे रहा है? या तो हमारी एग सेल ही एम्ब्रियो बनाएगी आगे चल के बिना फर्टिलाइजेशन के, या तो ओव्यूल के अंदर जो और दूसरी सेल्स है वो बनाएंगी एम्ब्रियो, ठीक है? अब क्या हो रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि हमको जो डिजायरेबल ट्रेट है वो अगेन एंड अगेन हमको अपने पेड़ों में मिलते जाएं, इसलिए ये हमारा एपोमिक्सिस एक इम्पॉर्टेंट क्या है? फिनोमिना है। अब इनके एग्जांपल हो गए। अब हमने टाइप्स पढ़ा, सबसे पहले रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट। मोस्ट कॉमनली, सबसे ज्यादा कॉमनली हमको मिलता है रिकरेंट एपोमिक्सिस। क्या मिलता है सबसे कॉमनली? देखने, इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप हो जाता है डिप्लॉइड सेल से। ऐसे एम्ब्रियो कैसे बनता है? एन एन से मिल करके, है ना? एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट मिल करके बना रहे हैं एम्ब्रियो, तब ऐसे आई डिप्लॉइड कंडीशन। पर यहाँ एन एन डिप्लॉइड का फ्यूजन नहीं हो रहा है, एक डायरेक्टली डिप्लॉइड सेल बना रही है एम्ब्रियो, ठीक है? समझ में आया? आया ना? बोलो आ गया? चलिए, यहाँ मियोसिस एब्सेंट रहता है क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना।
अगर मियोसिस हो जाएगा तो फ्यूजन के लिए दूसरा गैमेट कहां से लाओगे, है ना। अब इसमें दो टाइप है, रीकरेंट के भी दो टाइप है, डिप्लोस्पोरी एंड एपोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में क्या होता है, एम्ब्रियो डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल से ही बन रहा है। मेगास्पोर मदर सेल में जो मियोसिस हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, वो नहीं होगा और डायरेक्टली वो मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो बन जा रहा है। दूसरी कंडीशन है एपोस्पोरी की, जिसमें एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, जो न्यूसेलर सेल है जो बाहर प्रेजेंट है, सोमैटिक न्यूसेलर सेल, ये एम्ब्रियो सैक में आएंगी, एम्ब्रियो सैक बनाएंगी और उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर नॉन रिकरेंट, ये बहुत ही लेस कॉमन कंडीशन है जिसमें हैप्लॉइड एग सेल ही हैप्लॉइड प्लांट बना देता है और ऐसा पेड़ स्टेराइल होता है। थर्ड टाइप है इसका एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव तब होगा जब सोमैटिक टिश्यू बना रहे हैं एम्ब्रियो, ठीक है। वहां तो एग सेल बना रही थी, है ना, तो यहाँ पर क्या बना रहे हैं, सोमैटिक टिश्यू बना रहे हैं हमारे क्या एम्ब्रियो, या तो न्यूसेलर या इंटीग्यूमेंट, यही दो ओव्यूल के बाद प्रेजेंट रहते हैं। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो सैक इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब डायरेक्टली एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो सैक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है का। ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस और मैंगो दो एग्जांपल दिए हैं एनसीईआरटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली ऐसी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में जो हमारी सीड बनेगी ना, इसमें मल्टीपल एम्ब्रियो हमको देखने को मिलते हैं। तो क्या कंडीशन देखने को मिलती है, पॉली एम्ब्रियोनी, एक से ज्यादा एम्ब्रियो। समझ में आया, ये लिख लिया सबने पूरा। एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करिए, फिर हम पढ़ेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। चलो आगे। हाँ वो बोलिए। जो एड्रेस है पहले वहां तक तो जाइए। वहाँ पर एक हर्ष जनरल स्टोर है, पता है आपको, उसके सामने जो लाइन है वहाँ पर अदील हाउस होगा, अदील हाउस। पेमेंट होगी कि नहीं हुई है, तो मैं अभी हूँ नहीं, वहाँ पे काम करो, फर्स्ट फ्लोर पे रख दो, मैं पेमेंट ऑनलाइन कर दूँगी। तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जाके रख दो सामान, ठीक है, वहाँ पर स्टूल है। और भेज दो स्कैनर, मैं पेमेंट कर देगी। बोलो क्या, 6394। हाँ ठीक है, आप फर्स्ट फ्लोर पे जाके रख दो। कितने की पेमेंट है, ठीक है।
हो गया रिवीजन, समझ में आया? हेलो, भैया मेरे पे तो कम का पेमेंट दिखा है जितना आप बता रहे हो। अमेजोन से। अच्छा ठीक है, ओके मैं कर लूँ। ये हो गया, आप रख दिया ऊपर। ये जो आज मैंने आपको पढ़ाया है एपोमिक्सिस, और अब ये पढ़ाने जा रही हूँ, इसके बाद का जो भी टॉपिक है आज की पूरी क्लास का, ही टॉपिक नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, पॉली एम्ब्रियोनी क्या है ये अपने वर्ड से बता रहे हैं, मल्टीपल एम्ब्रियो की बात हो रही है। और मल्टीपल एम्ब्रियो कब कब बन सकते हैं? देखिए, या एक से ज्यादा फर्टिलाइजेशन हो, एक से ज्यादा मेल गैमेट, मेल जैसे ट्विंस होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, जब बहुत सारे बेबीज होते हैं तो क्या होता है, मल्टीपल फर्टिलाइजेशन होता है। वैसे ही यहाँ कह रहे हैं कि मल्टीपल एम्ब्रियो हमको कब सीड में मिलेगा, या तो एक से ज्यादा मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ तो ढेर सारे बेबी बन गए, या तो एपोमिक्सिस की कंडीशन है जो भी हमने पढ़ा है ना। एपोमिक्सिस अभी मैंने पढ़ा था ना एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में, कि ऐसी कंडीशन में हमको पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशन मिलती है, जैसे सिट्रस फ्रूट्स में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल और ये सारे ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन समझना है पॉली एम्ब्रियोनी क्या है। चलिए, अब एक आपके हो गया, ये लिख लिया जो हमने टाइप्स पढ़ा था, उसमें अभी एक चीज समझाना है आपको। एपोमिक्सिस जो मैंने आपको बताया ना, कि बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। ये डायग्राम अब मैं आपको लिखाऊंगी। देखिए क्या होता है, हमको पता है पहली कंडीशन, मैंने आपको दो कंडीशन क्या बताई थी,
पहला मैंने आपको बताया था या तो एग सेल से या तो आसपास की सोमैटिक सेल से हो रहा है। अब एग सेल तो आपको पता है हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड है ना? एग सेल क्या है? हैप्लॉइड है। तो अब एग सेल हैप्लॉइड से डिप्लॉइड कैसे हो रही है, कैसे डिप्लॉइड कंडीशन आ रही है, तो कैसे होती है देखिए। पहले हमारा एग सेल है एम्ब्रियो सेट में एन, इसमें होगा एंडो रेप्लिकेशन। इसमें क्या होगा? मतलब इसका डीएनए, एक ही सेल के अंदर डीएनए डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। डीएनए क्या होने लगेगा? डिवाइड होने लगेगा। एग सेल रेप्लिकेट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल विदाउट साइटोकाइनेसिस। मतलब अंदर का डीएनए डिवाइड होना चालू है, सेल एक ही रहेगी, पर अंदर डीएनए में रेप्लिकेशन चालू हो गया। मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। अपन लोग ने सेल डिवीजन में चैप्टर में पढ़ा था, पहले न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होता है, फिर धीरे से कर, जैसे अमीबा में होता है, फिर दो अलग सेल बन जाती है उससे। तो यहाँ क्या हो रहा है, एग सेल जो एन है, इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है एंडो रेप्लिकेशन। मतलब सेल एक ही है पर उसके अंदर का मटेरियल डबल होने लगा। समझ में आया? सेल एक ही है पर अंदर का मटेरियल डीएनए क्या होने लगा? रेप्लिकेट होने लगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। एग सेल रेप्लिकेट इट्स जेनेटिक मटेरियल विदाउट साइटोकाइनेसिस। समझ में आया? अब इसके बाद क्या हुआ? एग सेल बिकम डिप्लॉइड। अब अंदर की चीज तो डबल हो गई ना, सेल वाले ही एक है पर अंदर की चीज क्या हो गई? तो ये एग सेल कैसे डिप्लॉइड हुई, समझ में आया? एंडो रेप्लिकेशन के वजह से। डिप्लॉइड सेल डिवाइड माइटोटिकली। अब ये डिप्लॉइड सेल माइटोटिक डिवीजन करेगी, मतलब नंबर बढ़ाएगी। 2n से n नहीं आएगी। मियोसिस होता तो रिडक्शनल डिवीजन होता, पर ये माइटोटिक डिवीजन कर रही है, मतलब सिर्फ अपना नंबर बढ़ाएगी। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे। ठीक है। मल्टीपल एग सेल गिव राइज टू जाइगोटिक एम्ब्रियो। और इस तरीके से एम्ब्रियो बन जाता है। जब सेल्स डिवाइड होती जाएंगी तो क्या बन गया? एक एम्ब्रियो डेवलप हो गया और ये हमारा एम्ब्रियो इज फॉर्म। समझ में आया? तो अगर एग सेल पूछा जाए कि एग सेल जो कि हैप्लॉइड है वो हमारे एपोमिक्सिस में कैसे डिप्लॉयड हो रही है? ड्यू टू एंडो रेप्लिकेशन। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं, लिख लीजिए, ये मैं बता देती हूँ। मैं आपको एक ग्रुप पे भेज रही हूँ, आप लोग लिख लेना।
रीड करो ये जो पेज भेजा है। तो देखो पहला एपोमिक्सिस का जो टाइप है जो मैंने आपको समझाया उसमें क्या हो रहा है जल्दी से बताओ। एक एग सेल के अंदर एंडो रेप्लिकेशन हो रहा है, एंडो रेप्लिकेशन के बाद वो 2n बन जा रहा है, आगे चल के माइटोटिक डिवीजन से क्या बना ले रहा है, एम्ब्रियो। अब दूसरा टाइप देखेंगे यहाँ पर, डायग्राम समझना है, इसकी फोटो लेना है, ये कर लोगे, लेना ठीक है। चलिए अब इसके बाद सेकेंड टाइप देखेंगे, इसमें क्या होगा देखिए, ये वो टाइप है जिसमें हमारी आसपास की जो सेल्स है ना वो कैसे एम्ब्रियो बना रहे हैं। चलिए सेकेंड टाइप में लिखिए, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है देखिए, फीमेल गैमेटोफाइट, इसके अंदर क्या क्या रहता है, एम्ब्रियो सेक के अंदर में क्या में लिखा, एग सेल, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल एंड पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, नॉर्मल एम्ब्रियो जो रहता है कैसा है, 8 न्यूक्लियस 7 सेल। ठीक है, अब न्यूक्लियस सेल जो है वो कैसी रहती है, 2n रहती है। क्यों, क्योंकि ये सोमैटिक सेल है ना, ये रिप्रोडक्टिव सेल थोड़ी, ये तो सोमैटिक सेल है, तो ये 2n है। These somatic cells surround the embryo sac, है ना, ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, एम्ब्रियो सैक के बाहर न्यूक्लियर सेल 2n प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये क्या होता है, दे एंटर इनसाइड एम्ब्रियो सैक नियर एग, ये आ जाती है कहाँ पर, ये आ गई अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर एग की तरफ, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये न्यूक्लियर सेल डिवाइड होने लगेंगे माइटोटिकली और अल्टीमेटली क्या बना देंगी, एम्ब्रियो बना देंगी। देखो कहीं पर भी यहाँ मेयोटिक डिवीजन नहीं, सब जगह माइटोटिक डिवीजन है, सिर्फ नंबर बढ़ाना है, कहीं इनकी प्लॉइडी को नहीं चेंज करना है ना, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि सोमैटिक सेल और एग सेल कैसे एम्ब्रियो बना रही है एपोमिक्सिस में। ठीक है, कंडीशन समझ में आई दोनों। अब हमारी पॉली एम्ब्रियोनी हो गई, एपोमिक्सिस हो गया, अब हेडिंग डालिए हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड सीड, अब हाइब्रिड हम कैसे बनाते हैं, दो अलग अलग को ऑर्गेनिजम्स को क्या कराकर उनके बीच में रिप्रोडक्शन करा के हाइब्रिड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो लिखिए प्रोसेस प्रोड्यूस बाय क्रॉस पॉलिनेशन। हाइब्रिड सीड कैसे बनती है, हाइब्रिड सीड्स आर प्रोड्यूस बाय क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज या वेराइटी, बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज या वेराइटी। अब हाइब्रिड एनिमल आपने सुना है, एक डंकी एंड हॉर्स का क्रॉसिंग करा के म्यूल बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, क्योंकि म्यूल बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, थकता नहीं है ना। चलिए, तो प्रोड्यूस बाय क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज या वेराइटी। और ऐसा क्यों करते हैं, अगर हाइब्रिड कोई चीज तभी करी जाएगी जब फायदा होगा, तो इसका फायदा क्या लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक जो हाइब्रिड सीड रहेंगी वो कैसी रहेंगी, हाई यील्ड, HIGH, हाई
YIELD, यील्ड, बेटर यील्ड के लिए, ज्यादा फसल के लिए, एंड बेटर ग्रोथ के लिए, बेटर ग्रोथ, बेटर ग्रोथ। बेटर ग्रोथ के ब्रैकेट में लिखिए हाइब्रिड वाइगर, HYBRID, हाइब्रिड, VIGOR वाइगर, और इस पे स्टार बना लीजिए। तो हाइब्रिड सीड से हमको क्या मिल रही है? बेटर ग्रोथ मिल रही है, जल्दी से पेड़ बड़ा हो जा रहा है। आपने सुना है पहले के टाइम में पेड़ बढ़ने में 2 साल 4 साल लग रहे हैं, और अब 6 महीने में पेड़ बढ़ जा रहा है, 6 महीने में फसल देने लगा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? हाइब्रिड सीड की वजह से। तो दो मेन कैरेक्टर जो हमें हाइब्रिड प्लांट में देखने मिलते हैं वो क्या है? यील्ड ज्यादा, और जल्दी से ही मेच्योर हो जाएंगे, जल्दी से फल देने लगेंगे, जल्दी से अपनी जो भी ग्रेन फ्रूट जो ये देते हैं जल्दी से प्रोड्यूस करने लगेंगे। इसको कहते हैं हाइब्रिड वाइगर। चलिए मेथड लिखिए, कैसे हाइब्रिड सीड बनाई जाती है? या तो कन्वेंशनल मेथड कि एक प्लांट लिया जिसके अंदर कुछ अच्छे ट्रेट है, दूसरा प्लांट के, इन दोनों में क्रैसिंग कराई, पहला तरीका ये है। तो लिखिए मेथड्स में लिखिए, पहला कन्वेंशनल मेथड, या फिर क्रिएट हाइब्रिड सीड एवरी ईयर। क्योंकि देखिए आपको पता है जो घोड़ा और गधे का जो क्रॉसिंग है वो स्टेराइल होता है, मतलब वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो जब हम हाइब्रिड प्लांट भी बनाते हैं ये भी कैसे रहेगा? स्टेराइल, या फिर सॉरी स्टेराइल नहीं, क्या करेगा ये? हर साल अपनी, मैंने बताया ना, चेंजेस आने लगते हैं। अगर इसने हाइब्रिड सीड 1 साल तक ही वायबल है, मतलब 1 साल तक ही ये वैसी प्रोडक्ट बनाएगी जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है, अगले साल इसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो यहाँ लिखिए पहला पहला तरीका है क्रिएट हाइब्रिड सीड एवरी ईयर, या इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल मेथड। ऐसे थ्रू कन्वेंशनल मेथड। और दूसरा तरीका है, दूसरा वे है प्रोड्यूस सीड बाय एपोमिक्सिस, प्रोड्यूस सीड बाय एपोमिक्सिस। अब एक कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल मतलब जो ज्यादातर यूज होता है, जो ज्यादातर यूज करते आ रहे हैं लोग, कि दो जो प्लांट जिनकी ट्रेड्स हमको चाहिए उन दोनों में क्रॉसिंग करा दी, है कन्वेंशनल मेथड। पर कन्वेंशनल मेथड से ज्यादा एपोमिक्सिस बेटर है, ऐसा क्यों है? तो लिखिए एपोमिक्सिस बेटर देन कन्वेंशनल मेथड बिकॉज एपोमिक्सिस बेटर देन, ये लिखा हो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ सीड थ्रू एपोमिक्सिस इज बेटर बिकॉज, सुनिए क्यों बेटर है, लिखिए आप। अब जिन जिन्होंने सेल डिवीजन पढ़ लिया है उनको पता होगा डिवीजन के टाइम पे ये जो मियोसिस होता है, फिर जेनेटिक मटेरियल सेग्रीगेट होते हैं, फिर क्रॉसिंग ओवर से एक दूसरे से मिक्स होते हैं। मतलब एक ब्लू है, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक ब्लू है एक येलो है, ये दोनों अलग होंगे, फिर ब्लू येलो क्रॉस होंगे, तो ये मिक्सिंग हो गई, मिक्सिंग हो गई। ये कब होता है? नॉर्मल मियोसिस में, डिवीजन फिर मिक्सिंग। अब एपोमिक्सिस में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि मियोसिस ही नहीं होता। मियोसिस नहीं होगा तो सेग्रीगेशन नहीं होगा, सेग्रीगेशन नहीं होगा तो मिक्सिंग नहीं होगी। तो जो ट्रेट हमको चाहिए वो मेंटेन रहेंगे, वो चेंज ही नहीं होंगे। लंबा पेड़ चाहिए, लंबा ही मिलता रहेगा, लंबा ही मिलता रहेगा, लंबा ही मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस नहीं होता। जब मियोसिस नहीं होगा तो मिक्सिंग ही नहीं होगी। तो यही इन्होंने बताया, देयर इज नो अकरेंस ऑफ मियोसिस, एपोमिक्सिस में मियोसिस, ये याद रख लेना। देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट, सेग्रीगेशन नहीं होगा गैमेट्स का। थर्ड हाइब्रिड नेचर, जो हाइब्रिड हमने कराया, जिस कैरेक्टर के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया, वो सीड में मेंटेन रहेगा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए।
लास्ट में नीट करके एक लाइन लिख लेना, जिसमें आप ये लिखिए, एपोमिक्सिस क्या करता है, मदद करता है हाइब्रिड वाइगर को फिक्स करने में। मतलब जो ट्रेड हमको रिक्वायर्ड है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन रहेंगे, ये नहीं कि एक जनरेशन के बाद वो क्या हो गए, खत्म हो गए। जब किसान हाइब्रिड सीड लाता है तो उसको हर साल हाइब्रिड सीड लानी पड़ती है ना, वही सीड अगले साल हमको वो प्रोडक्ट नहीं देगी। पर एपोमिक्सिस की हेल्प से वही ट्रेड मेंटेन रहते हैं, जिसको कहते हैं हेटेरोसिस। हेटेरोसिस ये भाई लिख लो जल्दी से। हो गया, समझ में आया? एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एट द एंड हाइब्रिड सीड। ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे। आज हमने क्लास में सिर्फ क्या पढ़ा है आपको पता है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 31 बस इतना सा, ये हमारी अच्छी पूरी क्लास थी। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो ठीक है, इसको आप लोग रीड करिएगा। हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 5 से 6 बार रिवीजन करिएगा कम से कम। क्या टाइम हो रहा है अभी? 3 बज गया। बायोमोलिक्यूल जो हमारा चैप्टर है, इसका मैं रफ इंट्रो आज छोटा सा दे रही हूँ ताकि कल हम ये क्लास कर सकें। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 2-3 मिनट रुक जाओ फिर पढ़ा रही हूँ। मैं ये क्लास एंड कर रही हूँ, अभी मैं फिर से स्टार्ट करूंगी लाइव क्लास।